तो नमस्कार दोस्तों, सेल बायोलॉजी पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो इस जो पार्ट 3 में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और बाकी जो जितना भी नोट्स है आपका प्रोवाइड करते जाना है, अच्छे से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? देखिए इस एक्टिव टाइम आप देख लीजिए, पहला वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि सोडियम, पोटेशियम, पाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका सीएफटीआर। सीएफटीआर मतलब क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। इसका काम क्या होता है? ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो एटीपी को यूटिलाइज करता है और क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो अगर नॉन फंक्शनल हो गया तो सिस्टिक फाइब्रोसिस बोल के एक डिजीज होता है, इसलिए इसका नाम है सीएफटीआर, सिस्टिक फाइब्रोसिस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। उसके बाद है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये चीज़ होता है कि आपका आपका डायरेक्ट एटीपी यूज़ नहीं होगा, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूटिलाइज किया जाएगा, तो पैसिवली यूटिलाइज करता है चीज़ को। तो देख, एक ये होता है आपका सिम पोर्टर टाइप होगा, यही तो एंटी पोर्टर टाइप होगा। तो ये ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल को। उसके बाद है दोस्तों ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन होता है आपका कि प्रोटीन में जब प्रोसेसिंग होता है तो वहाँ पर बहुत सारे रेसिड्यू को ऐड किया जाता है अदर देन प्रोटीन। क्या ना, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड ऐड किया जाता है। तो वो जो ऐड होता है उसको ग्लाइकोसाइलेशन बोलता है। तो अगर इन टर्मिनल में अगर कोई अमीनो एसिड का इन मॉलिक्यूल में आपका लिंक किया ओलिगोसेकेराइड को, तो उसको एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है ये चीज़ कि मेम्ब्रेन में जब ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो पहले मेम्ब्रेन में डोलिकोल फॉस्फेट रहता है, उसके बाद 2 एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन लगता है, उसके बाद 9 मैनोज लगता है, उसके बाद 3 ग्लूकोज रेसिड्यू लगता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है जो जो ऑलिगोसैकेराइड, जो ये आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहाँ पर? जो प्रोटीन सिंथेसाइज होके आ गया है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये ऑलिगोसैकेराइड रेसिड्यू को। तो कहाँ पर किया जाता है प्रोटीन का? प्रोटीन का एक स्पेसिफिक एरिया रहता है जिसको एस्पराजिन एक्स एंड सेरिन थ्रेओनिन रीजन रहता है। ये पर्टिकुलर रीजन में एस्पराजिन का एन टर्मिनल में गए जाके इसको अटैच किया जाता है बाय द विच एंजाइम? ऑलिगोसैकेराइड प्रोटीन ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू। और यहाँ पर एक्स जो है एनी प्रोटीन हो सकता है एक्सेप्ट प्रोलीन। तो ये चीज़ आप दोनों ही आपको याद रखना है। पहला ये जो अंडरलाइन करके रखा है और पहला जो ये सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये याद रखना है। तो ये आपको डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि देख सकते हैं ये डोलिकोल फॉस्फेट है, ये एनिसेटाइल ग्लूकोजामाइन और ये मैनोज एंड ग्लूकोज है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका एस्पराजिन रेसिड्यू में आपको ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद सिस गोल्गी में क्या होगा कि आपका जितना भी ग्लूकोज रेसिड्यू होता है उसको हटाया जाता है और आपका यहाँ पर ई आर प्रोटीन का चेकिंग होता है कि अच्छा से फोल्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन किस तरह का होता है उसके ऊपर बेस करके इसको प्रोसेसिंग किया जाता है और ग्लूकोज रेसिड्यू कट करना पड़ता है, फिर नया कुछ ऐड करना पड़ता है। तो ये गोल्गी में होता है, जितना भी ये प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है। गोल्गी में कुछ चीज़ काट के निकाल भी जाता है और कुछ नया चीज़ ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये क्या है? ग्लैक्टोज है। और टर्मिनल पोजीशन में जो आपको दिख रहा है सियालिक एसिड है, जिसको हम लोग अलग तरीके से देखते हैं कि लिवर में मिलता है सेल रिसेप्टर में। तो सियालिक एसिड नेगेटिवली चार्ज रहता है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका डायग्राम, ये इसलिए ग्लाइकोसाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए रिमेंबर वन, आपको एक चीज़ याद रखना है कि ओल इन ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो गोल्गी apparatus में होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। और एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जहाँ होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। तो उसके अलावा आपको जो याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि चेपरॉन्स होता है ईयर के अंदर बहुत सारा। तो चेपरॉन्स का नाम कभी-कभी पूछा जाता है। चेपरॉन्स क्या होता है कि प्रोटीन फोल्डिंग मशीनरी होता है, प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम होता है जो प्रोटीन को फोल्डिंग करता है। वो कॉम्प्लेक्स की तरह रहता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी रहता है, मेम्ब्रेन में बाउंड भी रहता है। तो 3 तरह का ये चीज़ याद रखिएगा। एक होता है बीप, ये चेपरॉन है, कैलनेक्सिन एंड कैलरेटिक्यूलिन, ये दोनों आपका तीनों के तीनों आपका चेपरहंस है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा तीनों के तीनों। उसके बाद क्या, स्पेसिफिक एंजाइम भी रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाता है। वो एंजाइम का नाम है आपका प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना है क्योंकि साइटोप्लाज्म में कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता है क्योंकि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट रहता है। तो रिड्यूसिंग एंजाइम में आप डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाइएगा, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहता है, इसलिए ये एंजाइम भी ईआर के अंदर रहता है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि दोनों एक प्रोसेस होता है। देखिए एक होता है राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितना भी प्रोटीन का प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस, चेपोरेंस, सब ये राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है। इसलिए राफ बोला जाता है क्योंकि राइबोसोम उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच रहता है। अटैच क्यों रहता है? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और प्रोटीन सिंथेसाइज होकर ईआर के अंदर आता है।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम नहीं रहता है और यहाँ पर जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको जेनोबायोटिक्स भी बोला जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब लीवर में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन आपका जितना भी मेटाबॉलिक होता है, मेटाबोलाइट्स, उसको प्यूरिफाई करता है। इसका काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद आता है आपका गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस ठीक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ही रहता है। ये गोल्गी ये होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इट इज अ प्रोसेस मेजर प्रोटीन एंड एड लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू टू प्रोटीन। आपको पहले बताया कि ग्लाइकोसाइलेशन होता है, कुछ जगह कट करता है, कुछ जगह ऐड कर देता है। तो ये दोनों का काम होता है गोल्गी अपैरेटस में। उसके अलावा जो आपको इनहिबिटर का नाम रखना है, ये ब्रेफेल्डिन ये होता है। ये एक मेटाबोलाइट होता है जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपको दिख रहा है बिफेल्डिन, ये आपका मेटाबोलाइट है जो आपका डिसरप्ट करता है गोल्गी जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन का। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद है कोट प्रोटीन। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कितना कितना कोट प्रोटीन रहता है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कौन कौन का कोट प्रोटीन कौन सा वो प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो पढ़ा रहे हैं वो जाके बुक में भी पढ़ लीजिएगा, नोट को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा तो और अच्छा होगा आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।